हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जिन बच्चों ने तैयारी स्टार्ट कर दी है 2027 की नीट के लिए, यह वीडियो आज उनके लिए रहने वाली है। और जिन बच्चों ने अभी तक तैयारी शुरू नहीं करी है, यह वीडियो उनके लिए भी रहने वाली है। यानी कुल मिला के जो बच्चे नीट 2027 देने वाले हैं, ये वीडियो उनके लिए बहुत अच्छी इंफॉर्मेटिव रहने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको जूलॉजी कैसे पढ़नी चाहिए 2027 को ध्यान में रखते हुए। देखिए, वैसे तो आपने अभी तक तैयारी स्टार्ट कर दी होगी, मैं उम्मीद यही करता हूं। और अगर आप लोगों ने अभी तक तैयारी शुरू नहीं करी है तो उससे पहले 2 मिनट जरा मेरी एक बात सुनिएगा। बेटा, अगर आप अभी तक वेट कर रहे हो रिजल्ट का, जो कि रीनीट का आने वाला है, देखिए उसके अंदर किसी को नहीं पता कितना टाइम लग जाए। अगर आपको ऑलरेडी पता चल गया है कि हमारे नंबर कट ऑफ से नीचे हैं और काफ़ी नीचे हैं, यानी इस बार शायद अपना सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि बिना टाइम वेस्ट किए अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा शायद तुम्हें अभी एकदम से देखने को ना मिले, क्योंकि ऑलरेडी अगर हम बात करें 2 महीने निकल चुके हैं अपने नीट 2027 के लिए रीनीट के चक्कर में। और उसके अलावा अगर आप रिजल्ट का वेट करते हो जबकि आपको ऑलरेडी पता है कि रिजल्ट क्या होने वाला है, तो ये एक तरीके से बेटा बेवकूफ़ी भरा डिसीजन हो सकता है। और ये डिसीजन अपने लिए बहुत हार्मफुल होगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि नीट के प्रिपरेशन के अंदर एक एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मैं तो तुम्हें यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको पता है कि आपका सिलेक्शन इस बार नहीं हो पा रहा, तो रिजल्ट का वेट करके कृपया टाइम को वेस्ट ना करें। ये बात आपको थोड़ी सी चुभेगी ज़रूर, लेकिन सच्चाई है बेटा। इसको मानते हुए आप आगे बढ़ना स्टार्ट करें। अपने घर वालों से बात करें, खुद से भी बात करें कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है ना, इस बार नहीं हुआ तो नेक्स्ट टाइम जो है, ये जो अपना पूरे 10 महीने बचे हुए हैं, इस 10 महीने के अंदर अपने आप को इतना झोंक दो कि भाई कोई भी कमी ना रह पाए। मतलब आप खुद से भी ये बोल पाओ कि हाँ इस बार अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो किसी का भी नहीं होगा। तो उसी को ध्यान में रखते हुए अगर आपको कहीं पर बैच लेना, आप जरूर बैच की तरफ जाइए। ऑफलाइन से बेस्ट कुछ भी नहीं है। अगर मैं आपको बताऊं पर्सनली, अगर आपको मैं समझाऊं भी, एलन के अंदर अगर एडमिशन आपको लेना है तो एलन के अंदर भी ड्रॉपर बैच स्टार्ट हो गए हैं, वहाँ पर आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपके लोकल एरिया में भी अपने अलग अलग जगह एलन के सेंटर हैं, वहाँ पर भी आप एडमिशन ले सकते हैं। मतलब कुल मिला के भाई ये कहने की बात है कि आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए अगर आपको 2027 के अंदर सिलेक्शन लेना है। और इसके अंदर कुछ दो राय नहीं है कि भाई हाँ सर हम अभी क्यों स्टार्ट करें, हमें तो वेट करना चाहिए। देखिए, वेट उनको करना चाहिए जिनका सिलेक्शन होने वाला है, लेकिन अगर हम उस कट ऑफ के पास नहीं हैं तो डेफिनेटली हमें इस टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि जूलॉजी आपको इस साल कैसे पढ़नी है। मैं यहाँ पर कई सालों से जूलॉजी पढ़ा रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि भाई मैं रातों रात आपके सामने प्रकट हो गया हूँ कि हाँ यार कैसे पढ़नी है मैं बताता हूँ। ऐसा नहीं है। मैं अपने एक्सपीरियंस से ही आपको ये समझाने वाला हूँ। मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि आपको जूलॉजी कैसे पढ़नी है। उम्मीद है आप लोगों ने पहले पढ़ भी रखी होगी। और जो बच्चा बिल्कुल सिरे से, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करने वाला है, ये उस बच्चे के लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। लेकिन अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख ही चुके हो तो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मैं आपको फटाफट से बताता हूँ कि जूलॉजी को कैसे पढ़ना है और इसका क्या फ़ायदा रहने वाला है। अगर हम बात करें इस वीडियो के अंदर जूलॉजी की स्ट्रेटजी, मैं यहाँ पर एक वर्ड लिख कर आया क्योंकि आपको पता है कि भाई हमें क्या अपना मतलब दिशा निर्देश रहने वाला चाहिए, कैसे पढ़ना है। बहुत सारे बच्चों के डाउट तो ये आते हैं कि हाँ सर हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन याद नहीं होता। अब एक्चुअल में उनका सीक्वेंस भी खराब हो सकता है। जैसे अगर आप जूलॉजी ऐसी नहीं है कि भाई हमने एक दिन में आपने एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ डाला, अगले दिन आप एनिमल डाइवर्सिटी पढ़ रहे हो, अगले दिन आप इवोल्यूशन पढ़ रहे हो, उसका कोई सेंस नहीं है बेटा। अगर आप एक चीज को सीक्वेंस में पढ़ना स्टार्ट करोगे ना तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और यही मैं आज आपको समझाने आया हूं कि भाई कहां से आपको जूलॉजी स्टार्ट करनी है और कहां पर आपको उसको एंड करना है। और ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको एक एक चीज का फायदा बताऊंगा, क्योंकि बेटा जो चैप्टर्स हैं वो बेसिक से एडवांस तक जाते हैं, ना कि अगर आप कहीं से भी कोई भी बीच में चैप्टर उठा के पढ़ने लग जाओ।
क्लियर। तो एक तो ये फायदा होने वाला है अगर आप ये वीडियो देखोगे तो। दूसरा, जूलॉजी के ओवरऑल अगर हम बात करें नीट के अंदर लगभग 35 से 40 क्वेश्चन का इसका रेशो रहता है। मतलब कभी अभी इस बार जो है 33 आए थे रीनीट के अंदर, तो लगभग मैं 35 से 40 का एक राउंड फिगर मान के चला हूं, जिसमें 11th के अंदर लगभग 20 से 25 क्वेश्चन, क्योंकि चैप्टर्स का नंबर ज्यादा है, और 10 से 15 क्वेश्चन किससे आते हैं, 12 से आते हैं। क्लियर। ओवरऑल अगर आप बात करोगे तो इसको काउंट भी कर सकते हो, लगभग 150 मार्क्स के अकॉर्डिंग जो है ये एक वेटेज रखती है, जो कि बहुत अच्छा वेटेज यहाँ पर माना जाता है। और जूलॉजी एक तरीके से मान लो कि तुम्हें डॉक्टर में जब बनोगे तुम, तब भी जूलॉजी ही पढ़नी है, पूरे जीवन भर जूलॉजी पढ़नी है। तो ये तुम्हारा बेस रहने वाला है जहाँ से आप स्टार्ट करने वाले हो MBBS की जर्नी को। क्लियर। अगर हम बात करें जूलॉजी की, आपको पढ़ना क्या है, सर हम कौन सी बुक पढ़ें, बहुत सारे बच्चों के डाउट होता है, लेकिन कईयों को पता होता है कि सर NCERT पढ़नी है। देखिए बेटा, NCERT मस्ट है, मैं आपको बोलता हूं कि NCERT पढ़नी ही पढ़नी है। लेकिन NCERT इतनी शानदार बुक है कि एक पेज के अंदर जो है ना, कम से कम 4 से 5 पेज बन जाते हैं एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग। तो अगर आप डायरेक्ट NCERT खोल के पढ़ने लगोगे ना, तो चांसेस बहुत कम है कि वो अपने दिमाग के अंदर बैठ जाए। रीड करना अलग चीज है, समझना, उसको याद करना अलग चीज है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि NCERT के साथ आपके नोट्स जरूर कैरी करिएगा, क्योंकि आप लोगों ने बहुत ही मार्केट के अंदर सुना होगा कि अरे नोट्स क्यों पढ़े, हम मॉड्यूल्स क्यों पढ़े। भाई मैं भी नहीं बोलता आप मत पढ़ो, आप मत पढ़ो नोट्स, आप मत पढ़ो मॉड्यूल, लेकिन एटलीस्ट आप उस टीचर की बात तो सुन सकते हो ना भाई, जो आपको वो NCERT का पूरा टॉपिक समझा रहा है। और अगर मैं आपको कोई टॉपिक समझाऊंगा ना, तो NCERT की लाइन नहीं होगी 5, उस 5 लाइनों को कम से कम 15 से 20 लाइन के अंदर एक्सप्लेन किया जाएगा। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं अगर पर्सनली आपको सजेस्ट करूं तो आपको सबसे पहले एक टीचर की क्लास लेनी है, उस टीचर की क्लास को समझना है। जैसे आप उस क्लास को समझोगे, देन उसके नोट्स बनाइए, देन जाकर घर पे उसके नोट्स को पढ़िएगा, देन आप NCERT को रीड करना। मतलब देखो, मैंने NCERT को लास्ट पे रखा है रीड करने के लिए, और क्यों रखा है इसके पीछे लॉजिक है। अगर आप एक चैप्टर, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, मैंने आपको आज एक कार्डिक साइकिल समझा दिया। अब कार्डिक साइकिल ने आप पहले क्या किया, आपने पहले मुझसे समझा, देन उसको लिखा डिटेल के अंदर, देन आपने घर पे जाके क्या किया, उसको मॉड्यूल से या फिर अपने नोट से दोबारा रीड किया, देन आप NCERT को रीड कर रहे हो। तो NCERT कुछ भी नहीं बचती, सिर्फ 2 से 4 मिनट के अंदर जो है ना, वो कार्डिक साइकिल आप NCERT से यूं चुटकी भर में पढ़ के निकल जाओगे। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग ही NCERT से करते हो तो बेटा उसको अनफोल्ड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो जिस बच्चे को कॉन्सेप्ट डेवलप करने हैं, अपने आगे रिवीजन शानदार बनानी है, इजी बनानी है, उसके लिए मैं बात कर रहा हूं। पहले आप किसी भी टीचर्स की क्लास को समझिएगा, देन आप नोट्स बनाइएगा, देन आप उस नोट्स को रीड करिएगा अच्छे से, उस मॉड्यूल को पढ़िएगा, देन आप NCERT को रीड करना मैक्सिमम बेनिफिट देगा, ये आपको डेफिनेटली देगा। और यही एक पर्टिकुलर जो टॉपर बच्चा रहता है, यही वो करता है, वो सिर्फ यही करता है। वो जाते ही NCERT के ऊपर टूट के नहीं पढ़ता कि अरे यार कम है NCERT तो कम पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों की मानसिकता यही होती है कि सर NCERT छोटी होती है इसलिए कम है, तो कम पढ़ने में टाइम कम लगता है। अरे टाइम कम लगेगा, लेकिन याद तो होना चाहिए ना। इसीलिए सीक्वेंस फॉलो करना, पहले आप टीचर की क्लास लीजिएगा, देन नोट्स पढ़िएगा, देन मॉड्यूल एंड देन NCERT। क्लियर। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आपको डेली 2 घंटे के करीब जूलॉजी के लिए निकालने हैं, और ये आपको क्या बेनिफिट देके जरा समझिएगा। पहला, डेली का 1 घंटा सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ने के अंदर बिताना है। जो भी आज आप डेली का एक कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, जैसे मैंने आपको एक लेक्चर पढ़ाया आज, उस लेक्चर को आप घर पे जाके अच्छे से 1 घंटे के अंदर पहले नोट से, देन मॉड्यूल से, देन NCERT से रीड करिएगा। 1 घंटा जरूर लगाइएगा, बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। आपको भगाना नहीं है चीजों को, क्योंकि आप पहली बार पढ़ने वाले हो। देन जो आगे वाला 1 घंटा बचता है, उसमें स्टार्टिंग के आधे घंटे के अंदर क्या करना है आपको, उस जो आज पढ़ा है उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। मेरा यकीन ये है, मेरा तजुर्बा ये कहता है कि डेली अगर हम आधे घंटे भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, 30 मिनट होती हैं, और डेली एक लेक्चर के अंदर आप 30 मिनट के अंदर कितने भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो भाई, है ना। लगभग 40 से 45 क्वेश्चन डेली के सोल्व करते हो, और डेली आपको जो लेक्चर पढ़ाया गया उसमें से इतने क्वेश्चन बनते हैं। आप कहीं से उठा के देख लीजिएगा, PYQ भी मिला लीजिएगा, 40 से 45 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं मिलेगा। बचा हुआ आधा घंटा, ये सबसे ज़्यादा क्रूशियल रहेगा। ये आपको करना है जो आपने पहले दिन पढ़ा है। जैसे मैंने आज आपको एक लेक्चर 1 पढ़ाया,
आपने उसको अच्छे से पढ़ा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर 2 पढ़ाऊंगा अगले दिन, तो अगले दिन बेटा लेक्चर 2 को तो 1 घंटा देना है, देन उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, लेकिन जो आधा घंटा बचेगा ना उसमें पहले वाले दिन यानी प्रीवियस डे का जो लेक्चर 1 था उसको रिवाइज करना है, क्योंकि एनसीईआरटी बायोलॉजी के अंदर सिर्फ और सिर्फ रिवीजन ही एक की है जो कि आपको सक्सेस की तरफ लेके जाता है। नो डाउट आपने कितना ही अच्छा टॉपिक समझा हो, आप बिल्कुल ही ऐसे हो गए कि सर आज तो मुझे लेक्चर इतना ज़्यादा समझ में आ गया कि भाई क्या ही बताऊं। ओवर कॉन्फिडेंस से मत आना, क्योंकि इजी कॉन्सेप्ट को आप बहुत जल्दी भूलोगे, क्योंकि इजी कॉन्सेप्ट के अंदर हम ध्यान ही नहीं देते कि अरे ये तो आता है कभी ही पढ़ लेंगे, और ये मानसिकता जो है अपने को भूलने की तरफ लेके जाती है। क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट होता है ना, हार्ड कॉन्सेप्ट होता है, वो तो अपने दिमाग में रहता है। क्यों? क्योंकि हम उसको प्राथमिकता देते हैं कि अरे यार ये तो टफ है, पढ़ना पड़ेगा। लेकिन जो इजी है, जो फटाक से समझ आ गया, उसको हम क्या सोचते हैं, अरे सर कभी ही पढ़ लेंगे, और उसी को आप भूलते हो। इसीलिए रिवीजन आपको करना ही करना है, और इन सभी चीज को फॉलो करने के लिए जो मस्ट है वो है आपका डिसिप्लिन और वो है कंसिस्टेंसी। ये दोनों वर्ड हैं जो आपको जूलॉजी के लिए या फिर पूरे नीट के लिए आगे हेल्प करने वाले हैं। मैं पढ़ा दूं, कोई और पढ़ा दे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क कब पड़ेगा? जब तू डिसिप्लिन में रहेगा। सिर्फ तेरी कंसिस्टेंसी ही मैटर करने वाली है। कोई टीचर के पढ़ाने से मैटर नहीं करता बेटा। हम कितना पढ़ते हैं, हम कितना सेल्फ स्टडी करते हैं, ये मैटर करता है। क्लियर? चलिए अब इसको मैंने थोड़ा सा 3 फेज के अंदर बांटा है। बिल्कुल सिंपल फॉर्म में बनाया है मैंने, है ना। ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं बनाया जो फॉलो नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सिंपल फॉर्म में देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें चैप्टर्स की बात करें, ये 11th के चैप्टर्स आपके सामने हैं और ये 12th के चैप्टर आपके सामने हैं। आप देख ही सकते हो कि भाई 11th के अंदर चैप्टर्स का नंबर क्या है, ज़्यादा है, और 12th के अंदर थोड़ा सा कम है। तो मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि आप 11th के चैप्टर से स्टार्ट करिएगा, क्योंकि 11th के चैप्टर जो है वो इंपॉर्टेंट तो है ही, लेकिन वो बेसिक भी है। क्योंकि 11th के चैप्टर्स में बहुत सारी चीज़ ऐसी है जो कि 12th में काम आती है। इसीलिए मैंने आपको पहले ही बोला था कि कहीं से भी उठा के नहीं पढ़ लेना है। आपको एक बेसिक से एक एडवांस लेवल पर एक सीक्वेंस पता होना चाहिए, तब ज़्यादा फायदा होता है। क्लियर? चलिए हम देखते हैं। अब इसके अंदर ही मैं आपको थोड़ा सा हाई वेटेज का भी आइडिया दे देता हूं कि भाई हाई वेटेज कौन से रहते हैं। हाई वेटेज के अंदर एनिमल किंगडम है भाई, 4 से 5 क्वेश्चन तो डेफिनेटली है, और कॉकरोच और फ्रॉग को इंक्लूड कर दोगे तो 6 से 7 भी चले जाते हैं। ठीक है। फिजियोलॉजी के चैप्टर आप देख रहे हो ना, ब्रीदिंग, बॉडी फ्लूइड, एक्सक्रीशन, ये वाले 3 चैप्टर, इनमें से 2-2 क्वेश्चन सब में से आते हैं। ठीक है। केमिकल कोऑर्डिनेशन जिसको आप एंडोक्राइन सिस्टम के नाम से जानते हैं, यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। 12th में अगर हम बात करें तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन 5 क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन का रेशियो रहता है। ठीक है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ है तो बिल्कुल छोटा, लेकिन 2 से 3 क्वेश्चन। इवोल्यूशन और हेल्थ एंड डिजीज सबसे 2-2, 3-3 क्वेश्चन यहाँ पर रेशियो रहता है। ठीक है। मतलब कुल मिला के बात यह है कि हम किसी भी चैप्टर को स्किप नहीं कर सकते, किसी भी चैप्टर को ये नहीं बोल सकते कि यार कम इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ देते हैं। क्लियर? चलिए अब देखते हैं कि पढ़ना कैसे है। सबसे पहले फेज 1 अगर हम बात करें, फेज 1 स्टार्ट करते हैं हम जुलाई से, क्योंकि अब जुलाई चल रहा है। आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हो, शायद आपने स्टार्ट भी कर रखा होगा। ठीक है। लेकिन अगर स्टार्ट करना है तो आप स्टार्ट करिएगा। मैंने यहाँ पर आपके टॉपिक लिख रखे हैं और लेक्चर्स लिख रखे हैं। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है ये मैं आपको बताता हूँ। हर एक चीज़ यहाँ जो लिखी है उसकी एक इंपॉर्टेंस है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मैंने ऐसे लिख दी है। बच्चे गलतियाँ क्या करते हैं, उन्होंने कोई भी या तो ऑनलाइन बैच लिया या फिर कोई ऑनलाइन चैनल पर देखा कि सर पूरा 1 शॉट पढ़ा हुआ है ना, पढ़ के निपटा दूंगा मैं एक ही दिन के अंदर। उसका सेंस नहीं है। आपके पास इनफ टाइम है, और अगर आप इस स्ट्रेटजी से पढ़ोगे तो यकीन मानिए ये स्ट्रेटजी आपको बहुत बेनिफिट देने वाली है। ये स्ट्रेटजी कोई ऐरी गैरी स्ट्रेटजी नहीं है भाई। इसी स्ट्रेटजी से हम यहाँ पर कोटा के अंदर क्लासरूम में पढ़ाते हैं। करने को मैंने 1 शॉट जो है ना पूरा एक दिन के अंदर कंप्लीट बायोलॉजी का भी किया हुआ है, एक दिन के अंदर कंप्लीट एक टॉपिक का भी किया हुआ है, और वही टॉपिक मैं यहाँ पर क्लास के अंदर 5-5, 6-6 घंटे में भी करता हूँ, है ना। मतलब 5 से 6 दिन के अंदर। तो ये डिपेंड करता है कि हम कब पढ़ रहे हैं। अब ना लास्ट टाइम आएगा जब अप्रैल आएगा तो हम एक दिन के अंदर पूरी जूलॉजी पढ़ लेंगे। क्लियर? लेकिन वहां तक जाने के लिए आपको ये फॉलो करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे आप स्टार्ट कीजिएगा एनिमल टिश्यू से, सीक्वेंस यही फॉलो करना है, क्योंकि एनिमल टिश्यू बेस है ना, फिजियोलॉजी का बेस है। तो आप एनिमल टिश्यू से स्टार्ट करना। ठीक है। लगभग कितने लेक्चर लगेंगे?
4 कैसे लगेंगे सर? एनसीईआरटी में बहुत छोटा दिया गया है। एनसीईआरटी में छोटा है लेकिन डिटेल में आता है एनिमल टिश्यू। आपके पास पुरानी एनसीईआरटी हो वहाँ से पढ़ लेना इसको, है ना, या फिर कोई मॉड्यूल है, नोट्स है, वहाँ से पढ़ सकते हो। देन एनिमल किंगडम, किंगडम के लगभग 9 लेक्चर। सर किंगडम में तो समझना ही नहीं है, कुछ याद करना है ना, मुझे पता है। तो अगर आप एक एक डेढ़ फाइलम भी डेली का पढ़ोगे तब जाकर मैं बात कर रहा हूँ। एक दिन में पढ़ने को पूरी एनसीईआरटी में रीड कर सकता हूँ, लेकिन सेंस ही क्या है जब दिमाग में नहीं बैठ पाएगा तो। ठीक है, तो डेली यहाँ पर देखो 9 लेक्चर के अंदर आपको एनिमल किंगडम कंप्लीट करना है। अब जैसे आप एनिमल किंगडम कंप्लीट कर रहे हो ना, उसके बाद जो है कॉकरोच फ्रॉग को भी 2-2 लेक्चर देना। लेक्चर का मतलब है दिन की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। जैसे देखो 4 दिन के अंदर आपने टिश्यू कंप्लीट किया, कोई मारा मारी थोड़ी ना है, कोई भागना थोड़ी ना मेकअप में कि एक दिन में पूरा करना है, नहीं करना। आप प्रॉपर बेस तैयार कीजिएगा, रिवीजन के अंदर आपको एडवांस वाली फील आएगी, डेफिनेटली आएगी अगर आप इस तरीके से चलते हो तो। डेली 2 घंटे में, जैसे एनिमल टिश्यू में आज पहला लेक्चर लिया, 2 घंटे पढ़े आराम से, क्वेश्चन कर लिया जितने। अगले दिन जब सेकंड लेक्चर पढ़ोगे 1 घंटा उसी को पढ़ो, आधे घंटे उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और आधे घंटे लेक्चर 1 को रिवाइज करो। अरे मैं गारंटी देता हूं अगर आप जूलॉजी भूल जाओ कभी जीवन के अंदर, क्लियर। तो जैसे ही आप ये पूरा का पूरा करोगे तो लगभग इसके 50 लेक्चर के अंदर बनता है बेटा आपका 11th जूलॉजी, क्लियर, जो आपको बेस से लेकर एडवांस तक चला जाएगा। सीक्वेंस यही फॉलो करना है, मैं बार बार बोल रहा हूं, क्लियर। देन अगर हम बात करें फेज 2 आता है आपका लगभग जो है इस टाइम आते आते आपका लगभग मिड अगस्त, लगभग 20 अगस्त के करीब तक आ जाएगा। देन वहां से लेकर मिड सितंबर तक यहाँ पर लगभग 31st यानी 31 लेक्चर बनते हैं, 31 लेक्चर बनते हैं जो कि 12th को कंप्राइज कर देंगे। स्टार्ट आपको ऐसे ही करना है, पहले ह्यूमन रिप्रोडक्शन लगभग 10 लेक्चर का, देन रिप्रोडक्टिव हेल्थ, देन आप इवोल्यूशन को ले सकते हो और हेल्थ एंड डिजीज को ले सकते हो क्योंकि ये ज़्यादा इतना रिलेट नहीं कर पाएंगे, क्लियर। हो सकता है आपको तो हेल्थ एंड डिजीज को आप पहले पढ़ सकते हो इवोल्यूशन के लिए, क्लियर। देन आपको ये फॉलो करना है। तो लगभग ये होते होते आपका मिड सितंबर आ जाएगा, है ना, मतलब 20 सितंबर के आसपास आ जाएगा। और मैं आपको मार्जिन दे रहा हूँ और भी अच्छा खासा, आप जो है मतलब 30 सितंबर तक भी कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। मतलब 30 सितंबर तक आपने पूरी की पूरी जो 81 लेक्चर के बन रहे हैं इसको आपने कंप्लीट कर लिया है भाई, है ना। अब उसके बाद क्या, अब सबसे इंपॉर्टेंट आपके आते हैं टेस्ट, कि सर हमने टेस्ट तो उसमें दिए ही नहीं। देखिए टेस्ट मैंने यहां पर आपको देखोगे अगर ध्यान से तो मैंने यहां पर इन चैप्टर्स को ग्रुप में बांटा गया है। ये ग्रुप ए है, ये ग्रुप बी है, ये ग्रुप सी है, देन ये ग्रुप डी है एंड देन ये ग्रुप ई है। अब देखो आप पढ़ तो रहे हो लेकिन आप कैसा पढ़ रहे हो, आपकी तैयारी कैसी चल रही है, ये आपको खुद जो है इवेल्युएट करना पड़ेगा। अब ऐसे तो अगर मैं चलता जाऊंगा एक रोड के ऊपर, मुझे पता ही ना हो कि मेरी डेस्टिनेशन क्या है, तो वो तो मूर्खता है ना कि मैं चलता ही जा रहा हूं, है ना। तो अगर मुझे ये देखना है कि भाई हाँ मेरी रफ्तार कितनी है, कब मैं वहां तक पहुंच पाऊंगा, तो उसके लिए आपको टेस्ट देना जरूरी है। अब टेस्ट आप कैसे दोगे, देखिए ग्रुप ए है, पहले जैसे ही आपने एनिमल टिश्यू और एनिमल किंगडम, कॉकरोच और फ्रॉग कंप्लीट किया, ठीक है, लगभग कितने दिन में, 9 और 4 13 और 4 17, लगभग 17 दिन के अंदर आपका ग्रुप ए कंप्लीट हो रहा है पढ़ने के दौरान। 18वें दिन पे आप ग्रुप ए का टेस्ट रखिएगा, जितने क्वेश्चन आपने करे हैं उनके सब निपटा दो। देन जैसे ही आप ग्रुप क्या बोलते हैं बी कंप्लीट करते हो, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन और एक्सक्रीशन कंप्लीट करते हो, देन ग्रुप बी का टेस्ट रखिएगा, लेकिन साथ में इंक्लूड करना बेटा ग्रुप ए को, ताकि आपका रिवीजन होता जाए। ऐसे ही जैसे ग्रुप सी कंप्लीट होगा तो सी का टेस्ट देना और उसके साथ में बी का भी इंक्लूड करना है। मतलब आपको अगर आप ये इंक्लूड करते जाओगे तो इसका फायदा आपको मिलता जाएगा, मतलब इससे आपका बैक का भी रिवीजन होता जाएगा और करंट का तो हो ही रहा है। सिंपल भाषा में देखो, अगर मैं तुम्हें यहाँ पर ऐसे समझाऊं, ये देखो जरा, अगर आपने ए कंप्लीट किया पढ़ के तो ए का टेस्ट यहाँ पर दे लेना, जैसे बी कंप्लीट किया तो बी प्लस ए का टेस्ट दे लेना, जैसे ही सी कंप्लीट किया तो बी प्लस सी का टेस्ट दे लेना, क्लियर। ऐसे ही जैसे डी कंप्लीट करोगे सी प्लस डी का टेस्ट दे लेना, और जैसे ई कंप्लीट करोगे डी प्लस ई का टेस्ट देना। इसका फायदा क्या होगा कि आप करंट तो पढ़ ही रहे हो लेकिन प्रीवियस बैक सिलेबस को भी आपने दूर नहीं किया। और यहीं पर सबसे बच्चे ज्यादा मिस्टेक करते हैं कि जो करंट पढ़ते हैं ना उसके चक्कर में बैक को भूल जाते हैं, फिर वो बोलते हैं कि सर वो तो हमें याद ही ना। तो अगर आप ये स्ट्रेटजी फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपकी जूलॉजी कभी भी आपके हाथ से नहीं निकलेगी। अब यहां देखो सितंबर तक आते आते, सितंबर एंड होते होते आपका सिलेबस कंप्लीट डिटेल में कॉन्सेप्ट वाइज फुल इजी मोड में आप कंप्लीट कर लोगे। और अब आपको पड़ेगी जरूरत रिवीजन की,
और रिवीजन के लिए अब आपके पास क्या है भाई, आप आराम से अब टारगेट रखिएगा अक्टूबर से नवंबर, मतलब 2 महीने का टारगेट रखिएगा कि यार 2 महीने में अब दोबारा से फिर से गो थ्रू करना है। मतलब जो मैंने आपको बताए थे ग्रुप्स, उसी को थोड़ा सा स्पीडली 1-1, 2-2 लेक्चर कम करो एंड देन वापिस से गो थ्रू करो। नवंबर तक आते आते आपका 2 बार जो है डिटेल में सारा का सारा सिलेबस हो जाएगा। अब इस दौरान आप क्या फॉलो कर सकते हो, मेगा टेस्ट। अब मेगा टेस्ट क्या है सर, पहले आपने ए का दिया था, फिर A+B का, अब आप क्या करो A, B, C का 3-3 ग्रुप का एक साथ टेस्ट दे लो, तब फर्क पड़ेगा। सर टेस्ट कहां से दें भाई, मार्केट के अंदर बतेरी बुक्स पड़ी हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बैंक पड़े हैं, आप कहीं से भी उठा लो। अगर आप लोग ड्रॉपर हो तो आपके पास तो ऑलरेडी क्वेश्चन बैंक पड़े होंगे ना, तो जैसे ही आप टॉपिक कंप्लीट करते हो उन क्वेश्चन बैंक को एक साथ कंप्राइज करो एंड लगाना स्टार्ट करो, है ना। तैयारी करने के लिए साधनों की कमी नहीं है, कमी है सिर्फ हमारी खुद की सोच की। अगर मैं ये सोच रहा हूं कि भाई मुझे तैयारी करनी है तो मेरे पास 1000 ऑप्शन है आज के टाइम में भी। भाई मैं स्नैपचैट से लेकर यूट्यूब तक और क्लासरूम तक हर एक ऐप के ऊपर पढ़ सकता हूं, लेकिन मेन बात क्या है कि मुझे पढ़ना होगा, तब पढ़ाई होती है। वरना मेरे लिए क्लासरूम के अंदर बैठ के भी गेम खेलना बहुत ईजी है। डिस्ट्रैक्शन आजकल हर पड़ाव पर है। तो बनना आपको डॉक्टर है तो आपको सोचना पड़ेगा कि आपको कैसे पढ़ना है। क्लियर, हम सिर्फ स्ट्रेटजी दे सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, लेकिन एट द एंड तो आपको ही कलम चलानी पड़ेगी ना। क्लियर, तो ये जो है ऐसी इस प्रकार से अगर आप फेज 3 भी आप खत्म कर लेते हो नवंबर तक का, उसके बाद जो है आप दिसंबर तक वापस से 1 महीने के अंदर पूरा का पूरा सिलेबस कवर अप कर पाएंगे। और ये कोई स्ट्रेटजी बहुत हार्ड स्ट्रेटजी नहीं है, मैंने एक एक चैप्टर को इनफ टाइम दिया है आपको। बस आपको डिसाइड करना होगा कि थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना है कि एकदम पूरा ही उड़ेल लें। भाई खाना भी खाते हो तो 4-5 रोटी खाते हो तो 4-5 रोटी को एक साथ थोड़ी ना अंदर फेंक लेते हो, एक एक टुकड़ा खाते हो ना। तो ऐसे टुकड़ों के अंदर पढ़ना होता है, लेकिन कंसिस्टेंसी मैटर करती है कि आप धीरे धीरे उन टुकड़ों को चबाएं एंड देन निकले, ये फॉलो करें। क्लियर, तो आई होप आप इस तरीके से आप पढ़ पाओगे। और बेटा देखो, गारंटी किसी चीज की भी नहीं होती, गारंटी ये भी नहीं कि कल कोई रहेगा कि नहीं रहेगा, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूं कि अगर आप इस तरीके से आप पढ़ना स्टार्ट करोगे, आपकी जो तैयारी है वो डेफिनेटली बहुत इंप्रूव होगी। क्लियर, तो इस स्ट्रेटजी को फॉलो करिएगा जिसको हेल्प चाहिए। वरना अगर आपकी ऑलरेडी कोई स्ट्रेटजी है जिसको आप फॉलो कर रहे हो और उससे आप अच्छा कर रहे हो, तो कुछ भी चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्लियर, चलिए ऑल द वेरी बेस्ट। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट्स के अंदर अपना डाउट डालिएगा, अपने प्यार डालिएगा। क्लियर, चलिए पढ़िए।